एवरीवन, एक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक लेने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि एल्कीन्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, स्पेशली आईआईटी जेईई और नीट के लिए, और डिफरेंट रिएक्शंस की बारीकियां क्या क्या हैं हम बहुत डिटेल में उसको एक्सप्रेस करेंगे, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अगर यहाँ से कोई भी पूछा जाता है तो वह छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एस प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्लियर है? पहला पॉइंट देखिए, द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स आर गैसेस, द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। तो फर्स्ट यहां पर 3 मेंबर्स एल्कीन्स के क्या हैं? गैसेस हैं। नेक्स्ट 14 मेंबर्स क्या हैं? नेक्स्ट 14 मेंबर्स दे आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। हायर मेंबर्स क्या हैं? यहां सॉलिड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इथीन इज ए कलरलेस गैस विथ ए फाइन स्वीट स्मेल। तो इथीन एक कलरलेस गैस है जिसका फाइन स्वीट स्मेल होता है। ऑल अदर अल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। बाकी के सारे अल्कीन्स कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, जबकि इथीन का स्वीट स्मेल होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेल। क्लियर? अल्कीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर जस्ट लाइक अल्केन्स। आप देखेंगे अल्कीन्स वाटर में सलूबल नहीं है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट दे आर फेयरली सलूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोलियम ईथर एटसेट्रा। तो ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सलूबल हैं। कहां कहां सलूबल हैं? तो बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, पेट्रोलियम ईथर में। इन सॉल्वेंट्स में तो ये सलूबल हैं, लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल हैं। याद रहे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जबकि वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर पोलर होता है, जबकि ये इन जनरल कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो नेचुरली ये वाटर में सलूबल नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। As boiling point of alkenes increases regularly with increase in their size. In general, each CH2 group added increases the boiling point of increase by 20 to 30 Kelvin. क्या देखा आपने? इन जनरल अल्कीन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ, अल्कीन की साइज बढ़ने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। एंड फॉर ईच एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप, हर बार एक CH2 ग्रुप जोड़ने पर आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट में 20 to 30 केल्विन का क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। आगे देखिए, लाइक अल्कीन्स स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच्ड चेन अल्कीन्स। तो स्ट्रेट चेन अल्कीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह ब्रांच्ड चेन अल्कीन्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है? रिलेटिवली हायर होता है, ज्यादा होता है। इनफैक्ट with increase of branching, the molecule becomes more and more compact, so that the molecular size and surface area of molecule decreases, and therefore van der Waals force decreases amongst the molecules. तो आप देखोगे कि ब्रांचिंग के साथ साथ, अल्केन के केस में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, आप जाकर के पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स का वीडियो देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ब्रांचिंग के साथ साथ जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ती है, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होता जाता है, उसकी साइज घटते जाती है। साइज घटेगी तो नेचुरली वान डेर वाल फोर्स कमजोर होता चला जाएगा। वान डेर वाल फोर्स कमजोर होता जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कमजोर होता जाएगा, तो नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो आप देखेंगे जस्ट लाइक अल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कीन्स डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के साथ अल्कीन्स की भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? डिक्रीज होते चली जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का, यानी रासायनिक गुणों का।
Carbon carbon double bonds, that is C double bond, C of alkenes are the rich source of loosely held pi electrons. Hence they readily give electrophilic addition reactions. याद रहे, बहुत ही खास बात आपके सामने है, अल्कीन्स और अल्काइंस का मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सा है? तो याद रहे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन क्या है? इनका जो C डबल बॉन्ड C है, दैट इज रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है C डबल बॉन्ड C कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स एक वीकर बॉन्ड्स है, उसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं। तो आपने देखा कि अल्कीन्स का जो C डबल बॉन्ड C है, दैट इज रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस दे रेडिली गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वेयर द इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स। तो वहां इलेक्ट्रोफाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होकर के एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। Some reagents also add to the carbon-carbon double bond of alkenes by free radical mechanism. कुछ reagents free radical mechanism के द्वारा भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होते हैं। वो कौन से रिएक्शंस हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन इनका रिएक्शन कौन सा है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Under special conditions, alkenes also undergo free radical substitution reactions. तो स्पेशल कंडीशंस में alkenes free radical substitution भी दे सकते हैं, जिसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहां पर free radical substitution होता है। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस रिएक्शंस आर आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन अल्कीन्स। अल्कीन्स के दो और बहुत खास रिएक्शन हैं, तो ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस। इन सब को हम डिस्कस करेंगे अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। चलिए आगे देखिए, सम मोस्ट कॉमन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर एज अंडर। अल्कीन्स के कुछ मोस्ट कॉमन रिएक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। किसका एडिशन? डाईहाइड्रोजन का एडिशन। ऑलरेडी आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हो इन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स में। मैं बार बार बताते रहता हूं कि यहां पर रिएक्शंस रिपीट होते हैं, क्योंकि किसी एक कंपाउंड का जो प्रिपरेशन मेथड्स होता है वही दूसरे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बन जाता है। तो ये रिएक्शन जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अंडर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स में। देखिए क्या लिखा है, डाईहाइड्रोजन adds to the carbon-carbon double bond in presence of finely divided nickel, palladium or platinum to form alkenes. This reaction is called hydrogenation of alkenes. किस नाम से आपने पढ़ा था इसको? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स के नाम से इस रिएक्शन को आपने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स में। Platinum and palladium catalyze this reaction at room temperature, while nickel catalyzes it at a relatively higher temperature about 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर। तो प्लेटिनम और पैलेडियम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर कैटालाइज कर देते हैं, जबकि निकल के लिए टेम्परेचर रिलेटिवली हायर अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इन केस ऑफ निकल। ये देखिए, ये देखो अल्कीन C डबल बॉन्ड C, दो वैकेंट वैलेंसी शो कर दिए गए हैं, प्लस H2। सपोज निकल के प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहां एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया? अल्केन का। एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपने इथीन ले लिया, ये जो वैकेंट वैलेंसीज थी सब जगह आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, इथीन बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, निकल का प्रेजेंस 523 केल्विन टेम्परेचर, किसका फॉर्मेशन हो गया? इथेन का। याद रहे, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ करता था, ये डबल बॉन्ड टूट गया और उसकी जगह एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? आगे देखिए, सपोज आपने प्रोपीन ले लिया है, एक हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप जोड़ दिया, बाकी सब सेम है। नाउ दिस कंपाउंड इज प्रोपीन। प्रोपीन पर हाइड्रोजन ऐड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 523 केल्विन टेम्परेचर, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड, और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए।
तो ये आपने देखा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन, अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्शन को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स में। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही खास, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन का ऐड होना, देखिए हैलोजन का ऐड होना बहुत ही खास रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रिएक्शन की बारीकियां क्या है, याद रहे जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हो तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आपके लिए जनरल हो जाएंगी, देखते ही आप आंसर देना शुरू कर देंगे, वो कंडीशन आ जाना चाहिए। तो यहां पर एडिशन ऑफ हैलोजेंस देखिए, हैलोजेंस लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड टू द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या बनाते हैं? वीक डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वीक डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? तो जब दोनों हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन पर लगे हों तो उसे आप वीक डाइहैलाइड बोलते हो, और सेम कार्बन पर अगर दोनों हैलोजन लगे हुए हैं तो उसे आप जेम डाइहैलाइड बोलते हो। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आपने देखा कि जब डबल बॉन्ड पर क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिशन होता है तो वहां पर वीक डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए इथीन आपने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। CCl4 इज सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ का सॉल्वेंट है। और यहाँ पर बहुत ही खास बात आप देखिए, एक ब्रोमीन को मैंने ऊपर जोड़ा है, दूसरे ब्रोमीन को नीचे जोड़ा है। कहने का मतलब यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है? ट्रांस साइड जुड़ा है, दूसरा लोअर साइड दूसरे साइड में जुड़ा हुआ है। यहाँ ट्रांस एडिशन का केस देखने को मिलता है। ये देखिए सपोज आपने प्रोपीन लिया, उस पर ब्रोमीन का एडिशन हुआ, CCl4 के प्रेजेंस में 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। बहुत ही खास रिएक्शन। अब इसका जो बारीकियां हैं वो आगे लिखा हुआ है। हर रिएक्शन में जो बारीकी है उसको मैं बहुत हाईलाइट करता हूं ताकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली नीट और IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही अच्छी हो। ये देखिए हियर रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड discharges rapidly with addition of bromine to the unsaturation site. Hence, this reaction is used as a test for unsaturation. ये रिएक्शन अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में ब्रोमीन का जो रेडिश ऑरेंज कलर है वो तेजी से डीकलराइज होता है। जैसे जैसे रिएजेंट ऐड होता जाता है डबल बॉन्ड के ऊपर, वैसे वैसे कलर डीकलराइज होता चला जाता है। इसलिए इस रिएक्शन का यूज अनसैचुरेशन टेस्ट के रूप में करते हैं। आगे और भी अनसैचुरेशन टेस्ट आएंगे, जब आएंगे तो हम इसको भी रिकॉल करेंगे कि अनसैचुरेशन टेस्ट कौन कौन सा है। चलिए आगे देखिए, एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्कीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। एंड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हैलोनियम आयन। बड़ा ही खास पॉइंट है, यहां पर साइक्लिक हैलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। यही रीजन है कि दूसरा हैलोजन अपोजिट साइड में जाकर के जुड़ता है। यहां ट्रांस एडिशन का केस देखने को मिलता है। क्या देख रहे हैं आप? इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हैलोनियम आयन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। आयोडीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में आयोडीन का एडिशन रिएक्शन नहीं होता, क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है किसका? वीक डाइहैलाइड्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन बहुत ही खास रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड्स HCl, HBr and HI add to the carbon-carbon double bond of alkenes to form alkyl halides or haloalkanes। किसका फॉर्मेशन होगा? हैलोअल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब हैलोजन एसिड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होते हैं तो वहां फॉर्मेशन हैलोअल्केन्स का होता है। ये देखिए अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, क्या बने? यहां डबल बॉन्ड टूटा, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरे जगह क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया।
नेक्स्ट केस देखिए, सपोज इथीन आपने लिया, HCl ऐड हुआ, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह Cl जुड़ गया, किसका फॉर्मेशन हो गया? क्लोरो इथीन का। किसका? CH3 CH2 Cl का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में एडिशन आकर्स फॉलोइंग मार्कोनिकोव्स रूल। बहुत ही खास रूल आपके सामने आ गया। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सेट-जेप्स रूल का, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन को गवर्न करता था। इस बार हम बात करने जा रहे हैं मार्कोनिकोव्स रूल का, जो कि एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को गवर्न करता है। देखिए क्या है ये मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा रूल पढ़ने जा रहे हैं? मार्कोनिकोव्स रूल। This rule governs the addition of polar reagents over unsymmetrical multiple bonds। तो यह रूल अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड पर पोलर रिएजेंट्स के एडिशन को गवर्न करता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखिए रूल क्या बोलता है, व्हेन ए पोलर रिएजेंट adds to the double bond of an unsymmetrical alkene, then the negative part of reagent, which is also called addendum, preferentially adds to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms। तो क्या बोलता है यह रूल? जब कोई पोलर रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड पर ऐड होता है, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोव्स रूल बोलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, व्हेन HBr एड्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन, देन 2-bromo-propane इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो जब HBr 2-bromo-propene के डबल बॉन्ड पर ऐड होता है, तो वहां पर क्या बताया गया? व्हेन HBr एड्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन, जब HBr प्रोपीन के डबल बॉन्ड पर ऐड होता है, तो वहां पर 2-bromo-propene, कौन? 2-bromo-propene वहां का मेजर प्रोडक्ट होता है। देखिए कैसे, ये देखो प्रोपीन, यह एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल कैसे भाई? तो ये देखिए C डबल बॉन्ड C, इस C डबल बॉन्ड C का जो ये कार्बन है उससे हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, जबकि दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो नेचुरली यहां सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है। ऐसे केस में एक पोलर रिएजेंट HBr ऐड होने जा रहा है। याद रहे HBr में क्या होता है, अगर आप देखें यह एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है HBr, जहां पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ब्रोमीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी HBr में Br नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का और H पॉजिटिव पार्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर Br के ऊपर माइनस साइन दे दिया है। याद रहे कंप्लीट माइनस चार्ज यहाँ नहीं आता, सिर्फ लिख दिया गया है ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो यहां पर मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है? जब अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड पर पोलर रिएजेंट ऐड होगा, तो उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर लेसर नंबर में हाइड्रोजन होंगे। याद रहे उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिस पर लेसर नंबर में हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो लेसर हाइड्रोजन नेचुरली इस कार्बन पर है, केवल एक ही है। तो यहां आकर Br जुड़ेगा और यहां H जुड़ेगा। ये देखिए Br जुड़ गया इस कार्बन से और H जुड़ गया इस कार्बन से। क्या बन गया? 2-bromo-propane। किसका फॉर्मेशन हो गया? 2-bromo-propane का। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और तो फॉर्मेशन किसका हो गया? 2-bromo-propane का। आगे देखिए, दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। किसका एग्जांपल है यह रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। एंड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट यहां कौन बनता है? तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, जो भी रिलेटिवली मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन है वो बनेगा। देखिए मैकेनिज्म की बात कर रहे थे हम।
क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले HBr आयोनाइज होकर के दिया H प्लस प्लस Br माइनस, H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल हियर, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है तो H प्लस है। नेचुरली H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इट विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां H प्लस कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये अटैक करेगा अल्कीन के डबल बॉन्ड पर। ये देखिए हमने यहां प्रोपीन लिया था CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर अटैक करने जा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक करने जा रहा है। अब यहां पर दो अलग अलग पाथ फिजिबल हैं, दो अलग अलग पाथ पॉसिबल हैं। देखिए कैसे, पाथ ए की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि H प्लस यहां आया और इस डबल बॉन्ड का, याद रहे यहां डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ध्यान दीजिए यहां आ गया, और इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, याद रहे इसी इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके ये H प्लस जुड़ गया। याद रहे H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां से पूरा का पूरा डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आया इस कार्बन के पास, और हाइड्रोजन आकर उसी कार्बन से जुड़ गया। इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये पाथ ए की मैंने बात किया, प्लस चार्ज आ गया। ये देखिए आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन यानी सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। इस कार्बन पर आया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, वहां नजर आ रहा होगा, और इससे जुड़ गया H, यानी यहां हो गया CH2H, इस पर प्लस चार्ज, ये CH3 अपनी जगह। अब हम पाथ बी की बात करते हैं। दूसरा तरीका क्या था, या जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था इस कार्बन पर आता और हाइड्रोजन यहां आकर जुड़ता। क्लियर है, ये पाथ बी। उस केस में प्लस चार्ज इस कार्बन पर आता और यहां पर CH2 हो जाता। ये देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड H आकर यहां जुड़ा है और इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। यहां पर बना N प्रोपाइल कार्बोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन हो गया है, N प्रोपाइल कार्बोनियम आयन, जहां पर प्लस चार्ज प्राइमरी कार्बन पर है इसलिए प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। यहां प्लस चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर है इसलिए सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, तो इसके लिए आप जाकर के पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है वहां प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। जहां तक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहीं पर शो कर दिया गया होगा क्या होते हैं। तो ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से न जुड़ा हो उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, ये देखिए ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा, इस कार्बन से भी, ये सेकेंडरी है। ऐसे ही कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे टर्शियरी कार्बन बोलते हो। तो यहां पर जब H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल का प्रोपीन के डबल बॉन्ड पर अटैक हुआ, 2 अलग अलग पाथ पॉसिबल थे, 2 अलग अलग यहां पर कार्बोनियम आयंस बन सकते थे। आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन पाथ ए से बना था सेकेंडरी, वहीं N प्रोपाइल कार्बोनियम आयन पाथ बी से बना प्राइमरी। विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपको मालूम है कार्बोनियम आयंस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बिल्कुल, अगर आपको नहीं मालूम है तो जा करके पीछे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएंगे। कार्बोनियम आयंस हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं, उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की गई हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहां पर दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, दैट विल फॉर्म प्रेफरेंशियली, प्रेफरेंशियली वही बनेगा। उसके ऊपर अटैक होगा हैलाइड आयन का जो कि HBr के आयोनाइजेशन से बना था, वो अटैक कर देगा और मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हियर, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बीइंग मोर स्टेबल इज फॉर्म्ड प्रेफरेंशियली। जो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है चूंकि वो ज्यादा स्टेबल है प्रेफरेंशियली बनता है। क्लियर है, एंड इज अटैक्ड फर्दर बाय हैलाइड आयन, आगे उस पर हैलाइड आयन। ये देखिए ये प्रेफरेंशियली बना है, यहां लिख दिया गया है CH3 CH प्लस CH2, इस पर हैलाइड आयन यानी Br माइनस का अटैक हुआ, ये जाकर यहीं जुड़ जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन का, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। जबकि इसके करिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये प्रेफरेंशियली नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल और पर ऑक्साइड इफेक्ट, बड़ा ही खास खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हो आप इसको।
एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो आप देखेंगे जो मार्कोनिकॉप्स रूल है एक जनरल रूल है, यूनिवर्सल रूल नहीं है, उसके कुछ अपवाद, उसके कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल है। उसी को हम एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट के नाम से स्टडी करते हैं। देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when HBr, always remember only HBr, जब हम मार्कोनिकॉप्स रूल की बात किए थे तो हमने एक जनरल टर्म यूज किया था पोलर रिएजेंट्स। वह पोलर रिएजेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक रिएजेंट का नाम ले रहे हैं, बहुत ही खास। बारीकियां समझिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। क्या देख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन HBr एड्स, हमने पोलर रिएजेंट यहां नहीं कहा, सिर्फ एक रिएजेंट का नाम लिया है HBr का, HCl भी नहीं, HI भी नहीं, ऑलवेज रिमेंबर। When HBr adds to the double bond of an unsymmetrical alkene in presence of an organic peroxide such as benzoyl peroxide, then addition occurs against Markovnikov's rule and negative part of reagent preferentially adds to that carbon atom which has more number of hydrogen atoms। तो आप क्या देखते हैं, क्या है ये पेरोक्साइड इफेक्ट? आपको बताया गया कि मार्कोनिकॉप्स रूल इज ए जनरल रूल, नॉट यूनिवर्सल रूल, इट्स एक्सेप्शंस आर अवेलेबल। और एक्सेप्शन आपके सामने है, HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जब HBr किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किसी अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड पर ऐड होता है तो नेगेटिव पार्ट यानी Br माइनस उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर मोर नंबर में हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, यानी एडिशन मार्कोनिकॉप्स रूल के अगेंस्ट होता है। इसी को हम नाम देते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। खरास साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसको कई बार हम खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन HBr adds to the double bond of propene in presence of benzoyl peroxide, then 1 bromopropane, कौन? 1 bromopropane is obtained as major product। मेजर प्रोडक्ट के रूप में वहां कौन बनता है? तो 1 bromopropane बनता है। ये देखिए प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr का ऐड हुआ बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। इस बार Br यहां जुड़ेगा जिस पर मोर नंबर में हाइड्रोजन है, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। ये इफेक्ट किस नाम से जाना जाता है? तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट के नाम से। प्रश्न खड़ा हुआ ऐसा क्यों हुआ, तो इसको जानने के लिए हमको मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। आंसर अपने आप मिलेगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे हुआ, खरास इफेक्ट का क्या रीजन है। मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी इसके पहले जब हमने मार्कोनिकॉप्स एडिशन की बात की थी वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था, जो इंटरमीडिएट बनता था वह मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन होता था। यहां ऐसा नहीं, क्या है देखिए, दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म and involves the formation of more stable free radical। यहां पर more stable free radical बनेगा as a reaction intermediate। देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5COO सिंगल बॉन्ड हो, इस सिंगल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर शो कर दिया है लाइक दिस। C6H5COO सिंगल बॉन्ड O, देन अगेन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देन C6H5। इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर है?
सबसे पहले ये जो पर ऑक्साइड बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो, इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। आपको मालूम है कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में बनते हैं। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ इस बॉन्ड का, इस इलेक्ट्रॉन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड टूट गया। क्या बन जाएगा? बेंजोएट फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये देखिए ये दोनों दो बन रहे हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O विथ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बेंजोएट फ्री रेडिकल था, ये देखिए कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है। ये जो फिनाइल ग्रुप था C6H5 और C के बीच का जो सिंगल बॉन्ड था, ये वाला सिंगल बॉन्ड, यहां वाला ये, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने यहां शो कर दिया है। ये देखिए क्लियर है। अब इसका जो है होमोलाइटिक फिजन होने जा रहा है। देखिए कैसे, इस दो इलेक्ट्रॉन में से एक आ गया इस कार्बन के पास, एक आ गया यहां पर C और O के बीच, और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो भी आ गया C और O के बीच। नेचुरली यहां दो इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड बन गया, CO2 बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गया, दो यहां पर फिनाइल फ्री रेडिकल बन गए और 2CO2 माइनस हो गए। यहां 2 लिखा था इसलिए 2CO2 माइनस हो गए। क्या बन गया? फिनाइल फ्री रेडिकल। अब आगे देखिए, ये फिनाइल फ्री रेडिकल अब अटैक कर रहा है HBr पर। HBr के बीच के बॉन्ड को हमने यहां शो कर दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। क्या होगा? ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिनाइल फ्री रेडिकल के पास था वो इलेक्ट्रॉन प्लस इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, C और H के बीच बॉन्ड बन गया, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन Br के पास चला गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, साथ में बेंजीन बन गया। C6H5 और एक H और आकर के जुड़ गया, C6H6 यानी बेंजीन बन गया। तो याद रहे, जब पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट करता है बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, वहां ट्रेस अमाउंट में बेंजीन भी बनता है, और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ रहा है। अब आगे बन गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या बन गया है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन पर और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। देखिए कैसे, ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड को तो हमने शो कर दिया है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमने अलग से शो कर दिया है। ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड के एक लाइन हमने खींचा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन का था उसको हमने शो कर दिया है अलग से, 2 पॉइंट लगा दिया। नाउ ब्रोमीन फ्री रेडिकल पिछले स्टेप पे जो बना है, किसने बनाया है इसको? तो बेंजोइल पेरोक्साइड ने बनाया है HBr पर अटैक करके। क्या होगा? ये देखिए यहां 2 पाथ पॉसिबल है, पाथ एक ही बात कर रहे हैं। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल सपोज इस कार्बन से जोड़ने जा रहा है, व्हाट विल हैपन? अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया और एक इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का पहुंच गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ब्रोमीन यहां जुड़ गया, जबकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया और यहां पर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। याद रहे, इस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां जुड़ गया Br, ठीक है। तो सेकेंडरी, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी कार्बन पर, कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो वो कहलाता है सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है इसलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया है। अब हम पाथ बी की बात करते हैं। पाथ बी में क्या होगा? पाथ बी में सपोज ये Br अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास आया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां Br जुड़ गया, जबकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास इस कार्बन पर चला गया और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आने लगा। ये देखिए क्लियर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां। क्या है ये? प्राइमरी फ्री रेडिकल बना। अब फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है? तो सेम, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। जो कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो नेचुरली ये मोर स्टेबल है, इट विल फॉर्म्ड प्रेफरेंशियली, पाथ ए विल बी फॉलोड प्रेफरेंशियली। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहां पर प्रेफरेंशियली बनेगा और उसके करिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। देखिए क्या लिखा हियर, 2 डिग्री फ्री रेडिकल being more stable is formed preferentially। 2 डिग्री फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल चूंकि मोर स्टेबल है वह प्रेफरेंशियली बनेगा।
and attacks further on another HBr molecule to form 1 bromopropane as a major product। वह आगे किस पर अटैक करेगा? HBr के एक दूसरे मॉलिक्यूल पर और 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देगा वहां का मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इट विल फॉर्म प्रेफरेंशियली। HBr पर अटैक किया, HBr याद रहे यहां आकर के किसको जोड़ना है? H को जोड़ना है। यहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन Br के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन H लेकर के आया किसके पास? H लेकर के अपना इलेक्ट्रॉन आकर इस H से जुड़ गया। यहां एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहां CH2 हो जाएगा, ये देखिए, और ऑलरेडी इससे Br जुड़ा हुआ है। 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया जो रिएक्शन को आगे प्रोपेगेट करेगा, क्योंकि ये चेन प्रोपेगेशन है। Peroxide effect is exhibited only by HBr in presence of organic peroxides but not by HCl and HI। बहुत ही खास बात, ऑलरेडी बता चुका हूं, पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के द्वारा शो किया जाता है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स प्रेजेंट नहीं है तो HBr भी सिंपल मार्कोनिकॉप्स एडिशन देगा और वहां पर कार्बोनियम आयन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, यानी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल बनेगा। ये देखिए, peroxide effect is exhibited only by HBr in presence of organic peroxides but not by HCl and HI। HCl and HI always give Markovnikov addition। बहुत ही खास बात, HCl और HI हमेशा Markovnikov एडिशन देते हैं, चाहे पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। They always follow electrophilic addition, electrophilic addition, और वहां पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? तो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, चाहे पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr शो करता है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? नो मैटर पेरोक्साइड इज प्रेजेंट और एब्सेंट, इन फैक्ट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हैलोजन एसिड्स इज एज अंडर। देखिए क्यों होता है ऐसा? HBr ही क्यों, HCl और HI क्यों नहीं शो करते पेरोक्साइड इफेक्ट? रीजन देखिए, इन फैक्ट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हैलोजन एसिड्स इज एज अंडर। क्या है? HCl सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड is greater than HBr is greater than HI। HI में बॉन्ड सबसे वीकर है, H-I बॉन्ड, जबकि HCl में H-Cl बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है। और HBr का जो केस है H-Br बॉन्ड वो मॉडरेट कंडीशन में है। आगे देखिए क्या होगा। Here HCl bond being relatively more stronger is not broken by phenyl free radical produced by benzoyl peroxide। तो चूंकि HCl का H-Cl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसलिए फिनाइल फ्री रेडिकल जो कि बेंजोइल पेरोक्साइड ने प्रोड्यूस किया था, इस HCl बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, इसे तोड़ करके क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस नहीं कर पाता। क्लियर है? Hence it does not show peroxide effect and always gives Markovnikov's rule। तो HCl ऑलवेज मार्कोनिकॉप्स रूल देगा, मार्कोनिकॉप्स एडिशन देगा, चाहे पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। उसका रीजन आपको समझ में आया, क्योंकि HCl बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जो फिनाइल फ्री रेडिकल बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, वही HCl बॉन्ड को तोड़ करके हैलोजन यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस नहीं कर पाता। यही रीजन है कि HCl ऑलवेज गिव्स मार्कोनिकॉप्स एडिशन। बारी आई HI की। HI बॉन्ड तो भाई वीकर है, वो तो टूट जाएगा, फिर वो क्यों नहीं देता? रीजन देखिए, HI बॉन्ड बीइंग वीकर is broken by phenyl free radical to produce phenyl free radicals produced by benzoyl peroxide, but the iodine free radicals formed in this case being heavier do not propagate the reaction but get combined together to form iodine molecules। Hence it also always gives Markovnikov's addition no matter the peroxide is present or absent। तो आपने देखा कि जो HI बॉन्ड है वो वीकर है, फिनाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड बाय बेंजोइल पेरोक्साइड उसको तोड़ देता है, आयोडीन फ्री रेडिकल बनाता है। लेकिन आयोडीन फ्री रेडिकल हैवियर होने के कारण भारी भरकम है, रिएक्शन को प्रोपेगेट नहीं कर पाते,
बल्कि दो आयोडीन फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर आयोडीन मॉलिक्यूल बना देते हैं, चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। और यही रीजन है कि HI also always gives Markovnikov addition no matter peroxide is present or absent। तो HI भी हमेशा मार्कोनिकॉव एडिशन देता है। आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। बहुत ही खास रिएक्शन भाई। When alkenes are treated with cold and dilute aqueous solution of potassium permanganate, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसको आप बेयर्स रिएजेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? बेयर्स रिएजेंट। When alkenes are treated with cold and dilute aqueous solution of potassium permanganate, that is Bayer's reagent, they form vicinal diols, weak diols बनाते हैं जिनको हम ग्लाइकॉल्स बोलते हैं। Here Bayer's reagent causes cis hydroxylation of alkenes। क्या होता है यहां पर? cis hydroxylation। याद होगा जब ब्रोमीन का एडिशन होता था, ट्रांस एडिशन होता था, वहां पर एक ब्रोमीन अगर डबल बॉन्ड जो कि प्लेनर है अप साइड में जुड़ रहा है तो दूसरा डाउन साइड में जुड़ता था। यहां क्या देखने को मिल रहा है? सिस हाइड्रोक्सिलेशन। याद रहे जो बेयर्स रिएजेंट है वो हाइड्रोक्सिलेटिंग रिएजेंट है और सिस हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। दोनों OH ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में जुड़ते हैं। देखिए क्या है, ये सपोज आपने इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O, याद रहे OH। वो कौन दिया? KMnO4 ने दिया है। H2O एक्वस सोल्यूशन आपने लिया है। 273 यानी 273 केल्विन है। क्या है? केल्विन। इस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस कोल्ड कंडीशन है लगभग। कोल्ड एंड बेयर्स रिएजेंट आपने जो लिया है कोल्ड लिया हुआ है। क्या होगा? इस डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टूट जाएगा यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों कार्बन से OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। यहां पर इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन C सिंगल बॉन्ड C, इथेन 1,2 डाइऑल OH ग्रुप जुड़े हैं जिसको आप इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हो, ये बन जाएगा। याद रहे ये रिएक्शन भी बड़ा खास है। इसमें KMnO4 का जो कलर होता है वो तेजी से डीकलराइज होता है, इसलिए ये रिएक्शन भी अनसैचुरेशन टेस्ट में यूज होता था। जैसे ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो रहा था, उस रिएक्शन को आप एज ए अनसैचुरेशन टेस्ट यूज करते थे, वैसे ही एक और अनसैचुरेशन टेस्ट आपके सामने आ गया है, दैट इज डीकलराइजेशन ऑफ बेयर्स रिएजेंट, दैट इज कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। ये देखिए एक दूसरा एग्जांपल लिया गया है। प्रोपीन आपने लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O, KMnO4 273 केल्विन टेम्परेचर। यहां पर एक ही साइड में दोनों OH ग्रुप जुड़ गए, प्रोपेन 1,2 डाइऑल बन गया। याद रहे ये सिस ट्रांस का जो केसेस आपको बताया जा रहा है IIT JEE एडवांस और मेंस लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन लेवल का क्वेश्चंस बनता है यहां से। इन चीजों को आपको ध्यान में देना पड़ेगा, अपने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे इजीली बनने लगेंगे। In this reaction, pink color of KMnO4 solution decolorizes rapidly. Hence, this reaction is also used as a test of unsaturation. तो इस रिएक्शन का भी यूज अनसैचुरेशन टेस्ट में करते हो। और किसका करते थे? तो ब्रोमीन का एडिशन टू द डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, वहां भी ब्रोमीन का जो कलर होता था वो तेजी से डीकलराइज होता था और रिएक्शन का यूज एज ए अनसैचुरेशन टेस्ट किया जाता था। तो अनसैचुरेशन टेस्ट आपके सामने दो आ गए, एक KMnO4 का कलर डीकलराइज होना और दूसरा ब्रोमीन का कलर डीकलराइज होना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एसिडिक पोटेशियम परमैग्नेट बहुत ही खास, अभी तक जो बेयर्स रिएजेंट लिए थे वो अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट था। एसिडिक पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज अल्कीन्स टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, where aldehydes being highly sensitive to oxidation get further oxidized to carboxylic acids।
Here alkenes get decomposed at the site of double bond. बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आया है। ये सारे रिएक्शंस आगे फिर रिपीट होंगे, वहां पर आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब हम पहली बार आपको यहाँ किसी भी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोशिश यही रहती है कि कंप्लीट डिटेल्ड आपको नॉलेज दिया जाए ताकि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ना छूटे आपसे। ये देखिए, ये आपने प्रोपीन लिया हुआ है, इसको ट्रीट किया आपने एसिडिक KMnO4 के साथ या एसिडिक K2Cr2O7 के साथ, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट विल हैपन, याद रखिए ये क्या दे रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं। यहां पर इस साइड से डबल बॉन्ड का जो साइड होता है वहां से बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन जुड़ेंगे इनसे। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि जो रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेगा दैट इज वेरी सेंसिटिव टू फर्दर ऑक्सीडेशन, तुरंत आगे ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। लेकिन जो कीटोन बनेगा, कीटोन्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, आसानी से आगे ऑक्सीडाइज नहीं होते। साथ में अगर यहां कोई CH2 ग्रुप लगा हुआ है तो यूजुअली CH2 ग्रुप जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। ये यहां की इस रिएक्शन की बारीकियां हैं। ये देखिए, यहां से बॉन्ड टूटा, CH3CH डबल बॉन्ड हो यानी इथेनॉल बना, CH3CH डबल बॉन्ड हो, आगे ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस ऑक्सीजन, याद रहे KMnO4 जो भी ऑक्सीजन लगेगा देगा, किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड में, और ये पार्ट जो है वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सपोज आपने 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन लिया, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। सपोज नंबरिंग यहां से कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये कीटोन पार्ट कीटोन बना देगा, और ये एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड ये पार्ट एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए किसका फॉर्मेशन हुआ, यहां से डबल बॉन्ड टूटा, दोनों से ऑक्सीजन जुड़ गए, एक ऑक्सीजन यहां एक यहां, ये बना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव टू फर्दर ऑक्सीडेशन, तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड बना दिया। और ये जो बना कीटोन, कीटोन जो है वह वेरी रेजिस्टेंट है फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, तो एज इट इज रह गया। तो रिएक्शन में कीटोन और एसिड का मिक्सचर बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई एक एल्कीन दे देगा, एसिडिक KMnO4 से ट्रीट करवा देगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ की बारीकियां, प्रोडक्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट को डिसाइड कैसे करना है और यहाँ पर क्या फैक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। इन दिस रिएक्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ऑलरेडी पिछले केस में बताया था, डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू CO2 एंड H2O। जो CH2 टर्मिनल CH2 है वह CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। डबल बॉन्ड CHR, याद रहे CHR ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, आगे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। CHR ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डबल बॉन्ड Cr2, जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू कीटोन्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अल्कीन है जब उसका आप एसिडिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट और IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रहे हम यहाँ पर भले ही क्लास 11th की क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये कोई प्लेन क्लास 11th की क्लास नहीं है। दिस इज टोटली कॉम्पिटिटिव क्लास, टोटली कॉम्पिटिटिव। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, हर क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ओजोनोलिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में फिर से रिपीट होंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक रिएक्शन कम से कम 2 बार तो जरूर आता है। किसी एक का वो प्रिपरेशन मेथड होता है तो किसी दूसरे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है। तो नेचुरली रिएक्शंस यहां रिपीट होते हैं। आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए पहली बार, अगली बार जब आपके सामने रिएक्शन आए तो आप अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए। क्लियर है। ये देखिए ओजोनोलिसिस बहुत ही खास रिएक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से।
Ozone adds over carbon-carbon double bond of alkenes to form addition product called ozonide. तो ओजोन एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम ओजोनाइड बोलते हैं, एल्कीन ओजोनाइड्स। Which on decomposition with zinc and water, केमिकल को याद रखिए किससे डिकम्पोज करते हैं, जिंक एंड वाटर से। Which on decomposition with zinc and H2O give carbonyl compounds. This combined reaction of formation of ozonide and its decomposition to give carbonyl compounds is called ozonolysis. तो अल्कीन से ओजोनाइड का फॉर्मेशन और ओजोनाइड को डिकम्पोज करके कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन जो होता है, इस कंबाइंड रिएक्शन को हम ओजोनोलिसिस के नाम से जानते हैं। ये देखिए, सपोज आपने प्रोपीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, ये डबल बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएगा। आप देखेंगे यहां पर, देखिए क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड पूरी तरह, ओजोन का एक ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएंगे, लाइक दिस। क्लियर है? ये देखिए डबल बॉन्ड पूरी तरह खत्म हो गया है कार्बन कार्बन के बीच का, एक ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, ये जुड़ गए। अब आगे देखिए बॉन्ड का कैसे जो है डिकम्पोजिशन, जिंक और वाटर उसको तोड़ेंगे कैसे। ये यहां से ये पार्ट टूट जाएगा, यहां से ये पार्ट टूट जाएगा, लाइक दिस। ये ओजोन H2O से जुड़कर H2O2 बना देगा, ये ऑक्सीजन जो था H2O2 बना दिया, माइनस H2O2 बना क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड हो। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ये HH डबल बॉन्ड हो, जो भी ग्रुप लगेंगे वो एज इट इज। याद रहे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट में। ये कन्वर्ट हो गया ये पार्ट किस में, इथेनॉल में, और ये पार्ट कन्वर्ट हो गया है मीथेनॉल में। बहुत ही खास रिएक्शन, याद रहे ये सिर्फ ग्रुप बदलते जाओगे, प्रोडक्ट बदलता जाएगा। देखिए कैसे, एक और एग्जांपल, ये देखो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन आपने ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, यहां से बॉन्ड टूटेगा, मैंने बताया यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, ओजोनाइड, ये डबल बॉन्ड टूटा, ओजोन पूरा ऐड हो गया, O ये जुड़ गया, देन यहां से ये बॉन्ड टूट गया, ये पार्ट यहां से टूट गया, ये जाके जुड़ गया किसके साथ, तो वाटर के साथ। तो क्या बन गया, माइनस H2O2 बाहर निकल गया, इथेनॉल, ये पार्ट इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट प्रोपेनोन में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस। क्या प्रोडक्ट बनता है आपसे पूछा जाता है। इन दिस रिएक्शन जिंक डिकम्पोजेस। देखिए जिंक का क्या रोल है, अगर आप जिंक यूज नहीं करते तो क्या होता, बड़ा ही खास बात। देखिए क्या, in this reaction zinc decomposes hydrogen peroxide formed during the reaction, otherwise it would oxidize the aldehyde formed in the reaction into carboxylic acid। जिंक का क्या रोल है, जिंक जो रिएक्शन में H2O2 बन रहा था, ये देखिए रिएक्शन में H2O2 बन रहा था, उसको ये जिंक डिकम्पोज करता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो H2O2 बना है, चूंकि वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव टू फर्दर ऑक्सीडेशन, क्या करेगा, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। कीटोन को नहीं कर पाएगा लेकिन एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। उसको रोकने के लिए हम जिंक का यूज करते हैं यहां पर, अगर हमको कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाना है इस रिएक्शन से। देखिए क्या बोल रहे हैं, इन दिस रिएक्शन जिंक डिकम्पोजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, अदरवाइज इट वुड ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। In this reaction, the carbonyl carbon of carbonyl compounds formed are in fact those carbon atoms which were attached with double bond in original alkene. Hence, this reaction is very useful in detecting the position of double bond in alkenes and other unsaturated compounds. तो ये रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, जहां डबल बॉन्ड है, डबली बॉन्डेड कार्बन से दोनों से ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन डबल बॉन्ड का पोजीशन डिटरमिन करने में, डिटेक्ट करने में, किसी अननोन एल्कीन में डबल बॉन्ड कहां कहां लगे हैं, उसका पोजीशन कहां है, उसको डिटेक्ट करने में ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल है। कौन सा, ओजोनोलिसिस, क्योंकि यहां पर
जो कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है उनका कार्बोनिल कार्बन एक्चुअल में वो कार्बन होता है जो ओरिजिनल एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़ा था। ये देखिए, अगर इन दोनों ऑक्सीजन को हटा दें और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दें तो ओरिजिनल एल्कीन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन के द्वारा हम किसी अल्कीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन डिटरमिन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन बड़ा ही खास रिएक्शन। वाटर adds over double bond of alkenes in presence of a few drops of concentrated sulfuric acid to form alcohols. Here, in case of unsymmetrical alkenes, addition of waters occurs following the Markovnikov's rule. तो वाटर एक पोलर रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में मार्कोनिकॉप्स एडिशन देगा और इन जनरल वो ऐड होकर के अल्कोहल बनाएगा। ये देखिए, इथीन था, डबल बॉन्ड टूटा, HOH में से एक H एक कार्बन से जुड़ गया, OH दूसरे कार्बन से, किसका फॉर्मेशन हो गया? इथेनॉल का। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन। आगे देखिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपने ले लिया, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर लेस नंबर में हाइड्रोजन होंगे, यानी यहां OH जुड़ेगा, यहां H जुड़ेगा, 2 प्रोपेनॉल बनेगा। क्या बना? 2 प्रोपेनॉल। ये देखिए। नाउ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन डबल बॉन्ड पर, एल्कीन पर। Cold and concentrated sulfuric acid adds to the double bond of alkenes to form alkyl hydrogen sulfate. Here, in case of unsymmetrical alkenes, addition occurs following Markovnikov's rule. तो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड, अल्कीन के डबल बॉन्ड पर H2SO4 का यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट का, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और इन प्रेजेंस ऑफ सपोज अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। ये देखिए, इथीन जबकि वह सिमेट्रिकल था, एक जगह H जुड़ गया, एक जगह OSO3H जुड़ गया। ये देखिए, एक जगह H जुड़ गया, दूसरे कार्बन पर OSO3H, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, CH3 CH2। दिस पार्ट इज इथाइल, फिर हाइड्रोजन और ये सल्फेट SO4। ठीक। ऐसे ही प्रोपीन अगर लिया तो यहां पर आकर के नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, नेगेटिव, यहां H प्लस इज पॉजिटिव पार्ट, बाकी पार्ट नेगेटिव है, तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, OSO3H इस कार्बन पर जुड़ेगा। एडिशन विल बी मार्कोनिकॉप्स एडिशन। क्लियर है? नाउ पॉलीमेराइजेशन, एक बड़ा ही खास रिएक्शन अल्कीन्स का पॉलीमेराइजेशन। क्या होता है देखिए, अल्कीन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स पॉलीमेराइज टुगेदर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट टू फॉर्म बिग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। क्लियर है? एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। Here, simpler alkenes or their derivatives from which polymer is formed are called monomers. For example, ethene polymerizes at high temperature and pressure to form polyethene. तो आप देखेंगे कि अल्कीन्स और उनके डेरिवेटिव्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर पॉलीमेराइज होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर जो सिंपलर यूनिट है जो पॉलीमेराइज होकर पॉलीमर बना रही है उसे हम मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर। एग्जाम्पल देखिए, ये देखो, इथीन था, N मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कंडीशन में आप देखेंगे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन जो फ्री हो रहे हैं डबल बॉन्ड टूटने के कारण उनसे कार्बन जोड़ते चले जाएंगे और पॉलीथीन यानी CH2CH2N का फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही अगर N मॉलिक्यूल प्रोपीन का लिए तो यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलिन बन जाएगा। सिर्फ एक H की जगह यहाँ CH3 आ गया है, बाकी सब सेम है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पॉलीप्रोपाइलिन का। तो ये पॉलीमेराइजेशन ऑफ अल्कीन्स हुआ। Polythene is used for the manufacture of plastic bags, squeeze bottles, refrigerator dishes, toys, pipes, radio and TV cabinets, etc. तो पॉलीमर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? यू नो इट, हमको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की। पॉलीप्रोपीन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क क्रेट्स, प्लास्टिक बकेट्स एंड अदर मोल्डेड आर्टिकल्स। तो जैसे पॉलीथीन यूज होता है वैसे ही प्रोपाइलिन यूज होता है, वैसे ही PVC के बहुत सारे यूजेस हैं। ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स के। तो आज के
अल्कीन्स एंड डेरिवेटिव्स के। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि अल्कीन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, क्या क्या बारीकियां हैं उन रिएक्शंस की, सारी चीज़ें डिस्कस की गई। आज के लेक्चर में जो भी यहाँ पीपीटीज यूज़ हुए हैं इनका पीडीएफ फॉर्म आपको chemistryforcompetition.com या xacademy.in पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक्स एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो मोबाइल ऐप पर ये सारे के सारे पीडीएफ्स और आपके वीडियो लेक्चर्स, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है इस एक्स एकेडमी जो है मोबाइल ऐप के थ्रू। तो एक्स एकेडमी मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में एक्स एकेडमी का जो हमारा चैनल है उसको जल्दी से जल्दी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, रेलवे, बैंकिंग और तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, इवन कॉमर्स सेक्शन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।